ये इंसान की नेचर है कि जब भी समाज के तौर पर समाज के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो एक समाज इकट्ठी होकर ये सोचता है कि आगे क्या होगा। वो फ्यूचर के बारे में सोचता है। वहां पर उसके मन में कई सारे ख्याल आते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, या कोई क्रांति होने वाली है, कोई मसाया आने वाला है, पूरी दुनिया बदलने वाली है। कई सारे ख्याल हमारी सोच के अंदर आते हैं, और ये सब तब होता है जब हालात खराब होते हैं, क्योंकि हम अपने जो प्रेजेंट है ना, उसको भुलाना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास पेन और सफरिंग है। हम हमेशा आगे का सोचना चाहते हैं ताकि हम जो प्रेजेंट पेन और सफरिंग है उसको इग्नोर कर सकें। इसलिए हर बुरे हालात में समाज के आगे कुछ इस तरह के सवाल जरूर आते हैं कि आगे क्या हो। और इन्हीं पैनिक की सिचुएशंस में एक समाज का हिस्सा होता है जो प्रोपोगंडा फैलाता है, जो डर फैलाता है, फेयर मॉन्गरिंग करता है, और गलत इंफॉर्मेशन दे के लोगों को भड़काता है। और इस तरह के प्रोपोगंडिस्ट ग्रुप को लड़ने के लिए हमारे पास एक ही टूल है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि ये प्रोपोगंडिस्ट ग्रुप जो भी काम करता है ना, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज की छाव में करता है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, हर डेमोक्रेटिक सिस्टम आपको बोलने की आज़ादी देता है, और उस बोलने की आज़ादी के अंदर आपके पास प्रोपोगंडा करने की भी आज़ादी है, आपके पास झूठ बोलने की, झूठ फैलाने की, डर फैलाने की भी आज़ादी है। अब चाहे उसको आप अपने नाहिलिस्टिक बिलीफ्स के लिए करो, चाहे आप उसको अपने गवर्नमेंट की चाटुकारिता के लिए करो, चाहे जिसके लिए भी करो, पर वो है गलत हिस्सा। और ऐसे लोगों से लड़ने की जिम्मेदारी कोई पुलिस आर्मी या गवर्नमेंट की नहीं है। इससे लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, कॉमन लोगों की। हम कॉमन लोग ही इससे सबसे ज्यादा आहत होते हैं। इनफैक्ट हर प्रॉब्लम से हम कॉमन लोग ही आहत होते हैं। इसलिए प्रोपोगंडा से लड़ना या फैशिस्ट आइडियोलॉजी से लड़ना, ये हम कॉमन लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है। इसमें पुलिस आर्मी वगैरह जो ऑलरेडी स्टेट इंस्टीट्यूशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम स्टेट ही कर रही होती है, या स्टेट के अलावा कुछ लोग कर रहे होंगे, पर एक अथॉरिटी ही बैठी होती है जिसके इस तरह के मंसूबे होते हैं, और उनसे लड़ने का काम हम आम लोगों का ही है। और उसमें हमारा सबसे बड़ा टूल है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, खुद सोच पाना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिना किसी सहारे के खुद सोच पाना, सही और गलत का ध्यान रखते हुए। यही है क्रिटिकल थिंकिंग, यही है इंटेलिजेंस, और यही हमको डेवलप करना है। जब कभी भी लॉजिक से हमें काम लेना है, लॉजिक एक बहुत जरूरी हिस्सा है क्रिटिकल थिंकिंग का। तो लॉजिक तभी काम कर सकता है जब हम काम हो। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मैं काम तरीके से बैठा हूँ। अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ तो लॉजिक वहां काम नहीं कर सकता। पर क्राउड के अंदर क्या होता है, भीड़ के अंदर क्या होता है, इंसान के लिए बहुत आसान होता है कि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग गिव अप कर दे। हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को तो बड़ी ध्यान से, हर प्रैक्टिकली, हर एंगल से सोचते हैं, पर अपने क्राउड के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है क्रिटिकली। वहां पर गिव अप कर देना बहुत आसान है, क्योंकि एक तो डर होता है रिजेक्शन का, आइसोलेशन का, और एक फेमिलियरिटी होती है। क्राउड जो सोचेगा ठीक ही सोचेगा, समाज ठीक ही सोचेगा, समाज गलत क्यों सोचेगा, जबकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन समाज ही होता है। इसलिए इंसान को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कहीं भी छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ने से किस हद तक बातें जा सकती हैं। आज की वीडियो इसी चीज के बारे में। जब भी एक सिचुएशन के अंदर कोई लॉजिकल बहस हो रही है, कुछ भी और इमोशंस कमान संभाल लें, तो आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स नहीं रहते, काम सेटिंग हमारी सेटिंग नहीं रहती, स्लोगन्स आर्ग्यूमेंट बन जाते हैं, नारे। और इमोशन जो है हमारी सेटिंग बन जाता है, नॉर्मल लॉजिक के रूल्स हमारी सेटिंग नहीं रहते। और जो चीजें बड़ी अनजस्टिफाइड, इरेशनल लगेंगी एक इंडिविजुअल को, क्राउड के अंदर वो बहुत आराम से रैशनल हो जाएगी। एक क्राउड के अंदर स्टूडेंट्स को पीटना रैशनल हो जाएगा। एक क्राउड के अंदर गलों में टायर डाल के जलाना रैशनल हो जाएगा। एक क्राउड के अंदर लड़कियों के साथ मिसबिहेव करना रैशनल हो जाएगा। वहां पर एक क्राउड के अंदर आपको कोई भी जो नॉर्मल इरेशनल चीज लगेगी वो रैशनल बन जाएगी, क्योंकि वहां हर इंसान अपनी क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ चुका है और एक अनकंट्रोल्ड क्राउड का हिस्सा बन चुका है। अब वो अपने रिप्रेस्ड इमोशंस निकालेगा, अपनी सारी रिप्रेशन को अपने आसपास झोंक देगा, सारी दुनिया को अपनी ये जो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं इनको निकालने। असल में हर इंसान एक आग लेके घूम रहा है।
आपको क्या लगता है ये जो साइकिक लोग हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, ये क्या सिर्फ असाइलम्स में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, हमारी आसपास की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हर इंसान एक प्रेशर वेल की तरह घूम रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे रिप्रेस्ड इमोशंस हैं। और नॉर्मली जो डिस्कनेक्टेड लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है, क्योंकि उन्होंने खुद ये सब बहुत फील किया होता है, दूसरों के अंदर इनको जगाने की और इनको चैनल करने की, कि एक ग्रुप, एक क्राउड दूसरे क्राउड को अपना दुश्मन देख सके और ये समझ सके कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स उस दूसरे क्राउड की वजह से। ये इन लोगों की खासियत होती है, इन डिस्कनेक्टेड लोगों की। और इन्हीं लीडर्स को जो क्राउड है वो अपना लीडर स्वीकार करे, और ये लीडर्स फैशिस्ट लीडर होते हैं। यही लीडर दंगे करवाते हैं, यही लीडर मास मर्डर्स करवाते हैं। इन्हीं लीडर्स के अंदर स्टेट्स जलते हैं, लिटरली जलते हैं, लाशों के ढेर लग जाते हैं, शमशान घाट भर जाते हैं, रिकॉर्ड्स नहीं रहते कितना कहाँ चला गया, और जनरेशन्स तक लाशें लवारिस हो जाती हैं। एक फैशिस्ट डिक्टेटर्स कभी भी आपके अंदर इमोशंस को क्रिएट नहीं करता। इमोशंस हर किसी के अंदर होते हैं, बस उनको एक कहानी दे देता है। लोग आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, सारी प्रॉपर्टीज किसी और में बांट देंगे, इस तरह की बातें करके एक कहानी में यकीन करा देता है, जिसमें आप विक्टिम हो, बाकी सारा सिस्टम आपका दुश्मन है, आपका ऑपरेसर है, और वो अकेला इंसान आपको बचाने वाला है। उसको साथ दे लो, नहीं तो गए। इसमें क्या हुआ, सामने वाला सिस्टम तो चलो बदनाम है ही, आपको भी उसने अपाहिज प्रूव कर दिया। और ये कितनी बड़ी इंसल्ट है आपके खुद के इंटेलेक्ट पे, आपकी खुद की एग्जिस्टेंस पे, कि एक दूसरा इंसान आपका सेवियर है। मसाया के कंसेप्ट को मैं इसीलिए घटिया मानता हूँ कि क्यों कोई और मेरा मसाया हो, मैं खुद क्यों नहीं हो सकता? क्या मेरी सेल्फ किसी से कम है? क्या भगवान ने मुझे कम बनाया है? नहीं, पे कोई और मेरा मसाया क्यों? और बहुत लोग एक इनसिक्योरिटी के साथ ही जीते हैं कि हमको कोई बचाने वाला चाहिए, कोई हमारा ठेका ले ले। और ये डिक्टेटर्स इसी बात का फायदा उठाते, जबकि हर तरह की जो अच्छी सीख है वो आपको इंडिपेंडेंट बनने को ही कहती है। बस ये है, जो आपको कम्युनिटी के नाम पर, आइडेंटिटी के नाम पर, अलग अलग चीज़ों के नाम पर खुद पे डिपेंडेंट करेंगे और करते हैं, और फिर आपका ही इस्तेमाल करके अपने पर्सनल फायदे पूरे किए जाते हैं। और इस सब का सिल्यूशन क्या है? ये जहाँ तक भीड़ अपनी दरिंदगी लेकर जा सकती है, जहाँ तक समाज का बुरा हो सकता है, उससे बचने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, अपने आप को जान। अपने आप को जानने से ही आप पहला कदम क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ रख पाओगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी जो ईगो है वही उनकी सेल्फ है। नहीं, सेल्फ नॉलेज बहुत अलग है। बहुत सारे लोग जिस चीज़ को सेल्फ नॉलेज बोलते हैं वो असल में सोशल नॉलेज होती है, जो हमने अपने पेरेंट्स से, समाज से, टीचर से ली, जो हमारे प्री कंसीव्ड बायसेस हैं। जैसे कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि डिप्रेशन तो हमारे घर में कभी था ही नहीं, या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम पहले तो होती नहीं थी। ये क्या है बातें? ये प्री कंसीव्ड बायस है, जो जनरेशन थ्रू जनरेशन नीचे आती गई, कि पुराने लोग बहुत रफ टफ थे, नई जनरेशन कमज़ोर होती जा रही। नहीं, नई जनरेशन सिर्फ ज़्यादा इक्विप्ड होती जा रही है ताकि उनको वो हार्शनेस ना करनी पड़े। और आई थिंक प्रीवियस जनरेशन भी हार्श कंडीशंस का सामना इसीलिए करती रही ताकि फ्यूचर की जनरेशन को ना करना पड़े। मान लो एक इंसान है जो बायोलॉजी नहीं जानता, ऐसा इंसान अपने लिवर के बारे में कितना ही जानता हो, उतना ही हम नॉर्मल लोग अपनी कॉन्शियस, अपनी सेल्फ के बारे में जानते हैं। और ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि लिवर के बारे में ना जानकर भी लिवर अपना काम सही करता रहेगा, पर कॉन्शियस के बारे में ना जानकर कॉन्शियस अपना काम सही से नहीं कर सकती। कॉन्शियस हमारी इंटेलेक्चुअल सर्वाइवल को इंश्योर करती है, वो हमारे लिए डिसीजंस लेती है, हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। इसलिए अगर हम अपनी कॉन्शियस को, अपनी इंटेलेक्ट को नहीं जानते तो एक बहुत बड़ा नुकसान। और मोस्ट ऑफ अस नहीं जानते, इसीलिए हम मैनिपुलेट होते हैं। कई लोगों को लगता है कि अपनी सेल्फ को जानने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा थ्योरीज पता होनी चाहिए, जो हर थ्योरी इंसान के लिए क्रिएट की गई है, इंसान को जानने के लिए की है, वो हमें जाननी चाहिए। पर नहीं, कोई थ्योरी इंसान को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती, क्योंकि हर थ्योरी एक कंक्लूजन है जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर लिया गया है, और स्टैटिस्टिक्स की खासियत है कि वो हमेशा एवरेज पकड़ते हैं। लेकिन इंसान की जो यूनिकनेस है, जो उसकी सेल्फ है, वो उसकी एक्सेप्शंस पे बनी है।
इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है वो उसकी एक्सेप्शंस है, जिन चीज़ों पे वो यूनिक है। और स्टैटिस्टिक्स पकड़ते हैं कि वो पॉइंट्स जहाँ पर इंसान एवरेज है। तो थ्योरीज किसी चीज़ की तरफ पॉइंट ज़रूर कर देंगी, पर वो इंसान को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी। इंसान को समझने की ज़िम्मेदारी अकेले इंसान पर ही है, खुद को समझने। हर धर्म शास्त्र, हर साइकोलॉजिस्ट, हर चीज़ यही कहती है। हर सेल्फ हेल्प भी यही कहती है, नो दाई सेल्फ। इससे बड़ा सूत्र कोई नहीं है, नो दाई सेल्फ। चाहे उपनिषद पकड़ लो और चाहे कल यस्टरडे लिखी गई सबसे अच्छी सेल्फ हेल्प बुक पकड़ लो, पूरे के पूरे में एक चीज, नो दाई सेल्फ। चाहे वो पॉलिटिकल खतरा हो, इकोनॉमिक खतरा हो, सोशल खतरा हो, कैसा भी खतरा हो, नोइंग दाई सेल्फ विल सेव यू। और ये स्टैटिस्टिक्स की वजह से है कि हम एक नंबर बन के रह जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। असल में इंस्टीट्यूशंस होती क्या है? इंस्टीट्यूशन सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं। गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीज है, इल्यूजन है। असल में पीछे कुछ इंडिविजुअल ही है जो डिसीजन ले रहे हैं। बस एक गवर्नमेंट का पर्दा है आगे, गवर्नमेंट नाम का, सरकार का डिसीजन। कुछ नहीं है सरकार, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो इन हम हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं। उनको इंडिविजुअल जब तक समझना हम शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम समझ ही नहीं सही रहे तो बदलेंगे क्या? और लाइफ का तो पर्पस है कि इंडिविजुअली अपने आप को पूरा समझना, लेकिन होता इसका उल्टा है। हम बचपन से अपनी सेल्फ को सरेंडर करते आते हैं, बिट बाय बिट। हर पॉइंट पे अपने आप को भूलते जाना, अपनी नेचर, अपने डिजायर, अपने प्लेजर को भूलते जाना, किसी को खुश करने के लिए। और फिर जिंदगी भर एक कॉन्फ्लिक्ट में जीना अपने आप से, और समझ ना पाना कि ये हो क्यों रहा है, मुझे तकलीफ हो क्यों रही है, ये चीज मुझे करनी है, ये मेरे पर्पस की तरफ लेके जा रही है, फिर भी मुझे ये दुख क्यों दे रही है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट खुद को समझाने में क्यों लगाना पड़ रहा है कि मुझे करनी। क्योंकि वो चीज तुम्हारे लिए बनी नहीं है, तुम अपने आप को मारकर वो चीज कर रहे हो। वो चीज तुम्हें तुम्हारा इंटेलेक्चुअली कत्ल कर रही है। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, इंसान हमेशा के लिए कंफ्लिक्ट में रहेगा। इवन वो जो फैशिस्ट डिक्टेटर भी सबके ऊपर बैठा है ना, वो भी इनसिक्योरिटीज लेके बैठा है, पर वो अपनी सेल्फ खत्म कर चुका है। वो सिर्फ जनता का मेगाफोन बन चुका है। वो जनता से सुनता है, जनता को ऑब्जर्व करने में एक्सपर्ट है वो, कि जनता क्या चाहती है, और बस स्टेज पे जाके वही बोल देता है। और धीरे धीरे जनता को अपने पीछे लगाते लगाते अपने फैशिस्ट एजेंडे पूरे करता है। और यही चीज हमारी लैंग्वेज में भी आ जाती है, जब हम चीज़ों को एब्स्ट्रैक्टली कहना शुरू कर देते हैं। ये प्रोटोकॉल थी, ये कमेटी ने कहा, ये सरकार का डिसीजन है, हमें सरकार के साथ चलना चाहिए। कुछ नहीं होती सरकार, कुछ लोग हैं, बस कुछ इंडिविजुअल्स हैं। कोई भी सरकार में बैठा आदमी आपने ही चुना है। आपकी लॉयल्टी एज अ ग्रुप होल की तरफ होनी चाहिए, ना कि सरकार में आप ही की तरफ चुना गया। अगर आप गलत हो सकते हो तो आपके द्वारा चुना गया वो आदमी गलत नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट नाम का ये गवर्नमेंट वर्ड एक पर्दा है, सिर्फ एक इंडिविजुअल को पीछे छुपा लेने के लिए, ताकि आप अपने आप को उससे छोटा समझो, और कुछ नहीं है ये। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है या गलती है कि हम सोचते हैं कि स्टेट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। स्टेट हमसे बनी है, वो हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी? वो प्रॉब्लम का हिस्सा बन सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। प्रॉब्लम कोई भी हो, इंडिविजुअली ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। वक्त लगता है, वक्त लगकर ही प्रॉब्लम क्रिएट भी हुई है, वक्त लगकर ही जाएगी, पर उसको कोई हमारे द्वारा ही बनाई गई हमारे लिए चीज। स्टेट एंड गवर्नमेंट आर जस्ट एक्सक्यूजेस फॉर डिलेइंग द प्रॉब्लम, फॉर नॉट फेसिंग द प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम फेस करने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, वो लेने से हम बहुत डरते हैं। सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब जरूरी हैं, पर जितना इनजस्टिस सफर होता है, जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी दुख होते हैं, सफरिंग होती है, जितना करेज होता है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितनी अ, ये इमोशंस जैसे खुशी, सेटिस्फेक्शन है, ये सब इंडिविजुअल के लिए है। इसलिए जो चीज एब्स्ट्रैक्ट है, चाहे नेसेसरी हो, पर उसको एब्स्ट्रैक्ट समझो। नहीं तो आप उस एब्स्ट्रैक्ट चीज को ही एज अ पर्दा बनाई रखोगे, एज अ कर्टन बनाई रखोगे अगेंस्ट योर प्रॉब्लम्स, कवरिंग के लिए, कि मुझे वो दिखे ना। जानते हो कि प्रॉब्लम है उधर ही, पर देखना नहीं चाहते, और उन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, इल्यूजरी टर्म्स को उसकी जगह रखा हो।
इसलिए सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज कभी भी ये नहीं है कि प्रोपोगेंडा से कैसे फाइट करोगे या फैशिस्ट गवर्नमेंट से कैसे फाइट करोगे। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्या एक क्राउड का हिस्सा रहते हुए भी, क्योंकि क्राउड को बदलने के लिए उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, क्राउड का हिस्सा रहते हुए भी क्या अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग कायम रख सकते हो। और अगर आप रख सकते हो तो आप एक विक्टोरियस साइकोलॉजिकल वॉरियर हो जिसने एक स्टेप ले लिया है अपनी अनडिस्कवर्ड सेल्फ को जानने का। धन्यवाद।